एवरीवन। तो शुरू करते हैं अपनी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिएक्शन रेट इक्विलिब्रियम हैव प्रिसाइज थर्मोडाइनामिक डेफिनेशंस। तो ये जो भी पैराग्राफ है इसका पूरा मैंने पीडीएफ एक बना लिया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो रिएक्शन रेट है इक्विलिब्रिया है और एंजाइम जो कैटालिसिस है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस पूरी जो हमारी पीपीटी है उसमें, मतलब कि आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं व्हाई थर्मोडाइनामिक मैटर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो थर्मोडाइनामिक्स है इसका क्या मतलब है। दिस इज गेटिंग वेरी थिक। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स का क्या जो है मतलब है वो बायोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमारी स्टडी ऑफ हीट होती है। कि बेसिकली हम जो स्टडी ऑफ हीट है मतलब कि हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट मतलब कि जो रिएक्शन है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और अदर फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी जो होती है, यानी कि रिलेशन बिटवीन, हम अगर इसको और अच्छी लैंग्वेज में बोलें तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन यानी कि कोई भी ए प्लस बी इज इक्वल टू गिविंग ए बी फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन है, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टडी, मतलब उसके जो रिलेशन है उस हीट के प्रोड्यूस होने का और जो अदर फॉर्म्स है एनर्जी की उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली हम हीट के बारे में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं। थर्म तो ये हो गया थर्मोडाइनमिक्स मैटर्स इन बायोकेमिस्ट्री। किस तरीके से जो थर्मोडाइनमिक्स है वो मैटर करता है बायोकेमिस्ट्री में। थर्मोडाइनमिक्स क्या हो गया, अब वापस से हीट की स्टडी, अदर फॉर्म्स मतलब हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी उनकी स्टडीज़ इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमें पता ही है क्या होता है, हमने बहुत सारे लेक्चर्स इसमें कवर कर दिए हैं। अच्छा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन रेट हैव प्रिसाइज थर्मोडाइनमिक मीनिंग्स। यानी कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रिया है, रिएक्शन इक्विलिब्रिया का मतलब ये होता है कि जो पूरी होल टोटल रिएक्शन हो रही है उसमें हमें इक्विलिब्रियम कब अटेन हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो दोनों इस तरीके के एक सिंबल से डिनोट होते हैं, इस तरीके के एक सिंबल से डिनोट होते हैं। यानी कि ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी ये एक फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है और ये जो है उसका प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये अपने, ये जो सबस्ट्रेट है ये अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से अपने सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और रिएक्शन रेट क्या होता है कि कितनी जल्द, मतलब कितनी जल्दी से वो रिएक्शन हो रही है, कि वो रिएक्शन का रेट क्या है, कि वो कितनी जल्दी हो रही है कितनी लेट हो रही है, इसको हम रिएक्शन रेट कहते हैं। अब उसकी जो थर्मोडाइनमिक्स मीनिंग है वो हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जो, अगर आपको पूरा ये जो सीन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं सब हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा था, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, इट इज़ नाउ इट इज़ विजिबल, कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था, हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो एंजाइम्स हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। हमने एंजाइम की काइनेमैटिक्स पढ़नी है नेक्स्ट, बट एंजाइम कैसे काम करते हैं तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो काम कैसे करता है, रिएक्शन रेट क्या होती हैं, अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो बेसिकली ये बात पूरी हो रही है एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम का फंक्शन जो है वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज से। तो अब इस लेक्चर के लिए आप ये याद रखना कि जो हम फ्री एनर्जी है उसको हम इस जी से डिनोट कर रहे हैं और जो एक्टिवेशन एनर्जी है हम उसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। ये अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में
अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से डिनोटेड मिलेंगी, बट इस लेक्चर में हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। जो फ्री एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है, यानी कि कहाँ पर हमको ये चीज़ अटेन हो रही है, हमें ये कौन बताता है, ये हमें फ्री एनर्जी का चेंज बताता है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ये हमें बताती है कि रेट क्या होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि कहाँ पे वो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हुआ है, जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, जो रिएक्शन का रेट है उसे कम कर देता है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेशनशिप्स हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ एंजाइम वर्क। तो इन इसकी स्टडी हमको क्या हेल्प करती है कि जो एंजाइम है वो किस तरीके से काम करता है, ये हमें इसकी स्टडी पता, मतलब हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि जो एंजाइम है वो किस तरीके से काम करेगा। अब फ्री एनर्जी चेंज, हीट की बात हो गई, यहाँ पे एनर्जी चेंज की बात हो गई, तो ये थर्मोडाइनमिक्स है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम एंड रेट आर नॉट वेग आइडियाज। रेट क्या है, रिएक्शन रेट की बात हो रही है, तो ये कोई वेग आइडिया नहीं है कि हाँ बस ऐसा कुछ होता है। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये गवर्न करते हैं कुछ एग्जैक्ट जो फिज़िकल लॉज होते हैं उनने, यानी कि कुछ फिज़िकल लॉज हैं जो कि प्रेजेंट हैं हमारे नेचर में। तो उन फिज़िकल लॉज की वजह से हमें ये चीज़ एक्सप्लेन, मतलब हमें अंडरस्टूड होती है। एंजाइम्स कैन ओनली बी अंडरस्टूड वैन यू नो विच लॉ कंट्रोल्स व्हाट। यानी कि हम एंजाइम्स के बारे में और अच्छे से तब पता कर पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वाला लॉ क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है वेयर विल द रिएक्शन फाइनली सेटल, कि जो रिएक्शन है ये कहाँ पे फाइनली सेटल होगी। फाइनली सेटल का मतलब ये है, अब यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं कि या तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, या तो जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये कौन बताता है, ये हमें इक्विलिब्रियम बताता है। हमें इक्विलिब्रियम ये चीज़ बताता है कि जो रिएक्शन है वो फाइनली कहाँ पर सेटल हो रही है। नेक्स्ट रेट, जो रेट है वो हमें ये बताता है कि हम उस इक्विलिब्रियम तक कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे, यानी कि हाउ फास्ट विल इट बी देयर, मतलब हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। दीज आर कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट एनर्जी टर्म्स। अब ये जो इक्विलिब्रियम है और जो रिएक्शन रेट है, इसके लिए हमें दो जो डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स हैं हमें वो पढ़नी होंगी। अब वो जो डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, वो है, पहली है फ्री एनर्जी और दूसरी है जो हमने अभी ये पढ़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो कोई एक रिएक्शन दी हुई है हमको जहाँ पे ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि वो चीज़ जो कि हमारी रिएक्शन में एज अ सबस्ट्रेट है, यानी कि हमने इनिशियली जो चीज़ लिया है वो है सबस्ट्रेट, और जो फाइनली बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो सम एज बिकम पी एंड सम पी कन्वर्ट्स बैक टू एस, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें यही होता है कि कुछ जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट बनता है, और जो बाकी का जो कुछ प्रोडक्ट होता है वो वापस से सबस्ट्रेट बनता है। यही होता है इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा द पोजीशन ऑफ दीज इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और उसके ऊपर हमने एक एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया, यानी कि या तो हम उसको के से डिनोट करेंगे या फिर हम के एपिस्ट्रॉफी एस से डिनोट करेंगे। अब हम यहाँ पे इससे डिनोट कर रहे हैं इसको एपिस्ट्रॉफी के साथ। तो अब इसका क्या मतलब होता है, जो के है इसका क्या मतलब होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको। इसका ये मतलब होता है कि अगर के ज़्यादा होगा, यानी कि अगर के ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा है सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर के स्मॉल होगा, इसका मतलब कि जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में।
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है मतलब कि जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है मतलब जब वो फेवरेबल है तभी तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रही है और तभी प्रोडक्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है इसका मतलब कि वो रिएक्शन थोड़ी सी अनफेवरेबल है, यानी कि रिएक्शन से जल्दी से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो यानी कि के स्मॉल होने का ये मतलब होता है। अब इसमें हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं कि जो जी है, जो हमने आगे पढ़ा था, फ्री एनर्जी जो होती है वो किस तरीके से के यानी कि कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ कनेक्टेड है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जो थर्मोडायनामिक है वो हमें एक इक्वेशन देता है। अब ये इक्वेशन हमने नहीं निकाली है, ये साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके अपने टाइम पे इस रिएक्शन को और इस इक्वेशन को निकाला है। तो अब वो इक्वेशन इस तरीके से है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब ये जो के है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। डेल्टा जी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फेवरेबल ए रिएक्शन इज, यानी कि कितनी जल्दी से वो रिएक्शन हो रही है, इस चीज़ का मेज़र होता है डेल्टा जी। इट डायरेक्टली डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ के हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर के ज़्यादा है और मतलब कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, और अगर के कम है यानी कि प्रोडक्ट भी कम है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन जो है एक दूसरे के साथ वो हमें ऐसे मिला है। अब देखो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करके रखनी है, और ये उन चीज़ों में से कुछ है कि के ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, ये आपको याद करके रखना है। इसके अलावा ये जो इक्वेशन है ये भी आपको याद करके रखनी है, और मैं जो ये अब इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ ये भी आपको याद करके रखना है। अगर डेल्टा मतलब अगर जी मतलब इफ़ डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो, रिएक्शन फेवर्स प्रोडक्ट। यानी कि अगर डेल्टा जी कम है ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो ज़्यादा, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव में है मान लो, तो जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट को फेवर करेगी। इफ़ डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, रिएक्शन फेवर्स सबस्ट्रेट। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब कि रिएक्शन अनफेवरेबल है और सबस्ट्रेट ज़्यादा बच रहा है रिएक्शन में। और अगर डेल्टा जी ज़ीरो है यानी कि जो इक्वल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाला जो सिचुएशन है, ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जितना प्रोडक्ट है उतना ही क्या है, उतना ही सबस्ट्रेट है। A large A large negative delta G means the reaction wants to go forward। कि अगर जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, ऐसे जैसे कि हमने बताया कि स्मॉल मतलब कि स्मॉल है वो ज़ीरो से, तो रिएक्शन आगे जाना चाहती है, बट इट सेज नथिंग अबाउट हाउ फास्ट इट हैपन्स। यानी कि हम डेल्टा जी से ये तो बता सकते हैं कि हाँ रिएक्शन आगे जाएगी और रिएक्शन फेवरेबल है, और रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड होगी इन द सेंस कि होगी रिएक्शन आगे को जाएगी। बट हम ये अभी भी ये नहीं बता सकते कि वो कितनी जल्दी होगी, जो रिएक्शन है वो कितनी जल्दी होगी हम अभी भी नहीं बता सकते। अब उसके लिए हम हमारे पास क्या चीज़ है वो हम इसके आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो बाकी के कॉन्स्टेंट्स हैं इस इक्वेशन में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डेल्टा जी जो है वो इज़ द स्टैंडर्ड बायोकेमिकल फ्री एनर्जी चेंज, जो हमने सबसे आगे सेकेंड स्लाइड में पढ़ लिया था कि जो डेल्टा जी है हम इस पूरी स्लाइड में उसको एक फ्री एनर्जी की तरीके से डिनोट करने वाले हैं। जो आर है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। जो टी होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है, और जो एल एन है ये नेचुरल लॉगरिदम है, इसको लॉग कहते हैं, इसकी भी वैल्यू डिफाइंड होती है। जो के है वो बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तब जबकि पीएच 7 है, और जो आर है उसकी वैल्यू हमको दी हुई होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू इतनी होती है।
अब हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस हमें ऐसे आएंगे कि हमें डेल्टा जी दिया होगा, बाकी सारी चीज़ें दी होंगी, हमको के निकालना होगा, या फिर हमको के दिया होगा और हमको डेल्टा जी निकालना होगा। तो हम बोथ वेज हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को। या कई बार ऐसे भी होता है कि हमको डेल्टा जी और के सब कुछ दिया होता है, हमें आर निकालना होता है ना, यार टेम्परेचर निकालना होता है, एक्स वाई जी, इस तरीके से इसमें आगे पीछे करके हम क्वेश्चंस करते हैं। देन वी हैव सेम स्लाइड फिर से बन गई है। नेक्स्ट वी हैव वाई फेवरेबल रिएक्शन कैन बी स्लो, दैट इज़ अ की कंसेप्चुअल ट्रैप स्टूडेंट फॉल इनटू। अच्छा, अब हम जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव हमने अभी अभी पढ़ा था, नेगेटिव है यानी कि फेवरेबल है, यानी कि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाना चाहता है वो। लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी, हमने एक पॉइंट आउट करके पढ़ा है चीज़ को कि इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया, रिएक्शन कब होगी हमें नहीं पता चल रहा है। तो कब हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो स्लो है या फास्ट है? तो डेल्टा जी इज़ वेरी नेगेटिव, के इज़ वेरी लार्ज, द रिएक्शन में स्टिल बी एक्सट्रीमली स्लो। लेकिन डेल्टा जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और के वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा है। लेकिन इन दोनों केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स मस्ट फर्स्ट पास थ्रू अ हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका जो एंजाइम है वो आने वाला है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको सबसे पहले एक बहुत हाई ट्रांजिशन, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ रहा है। दिस ब्रिंग अस टू रिएक्शन रेट। तो ये इस तरीके से होता है कि एक मॉलिक्यूल है, इसको इस एनर्जी में जाना है और इसके बाद ही ये प्रोडक्ट बना सकता है। अब अगर ये है फॉर एग्जांपल इतना ही एनर्जी बैरियर है तो जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन अगर इतना ज़्यादा है तो उसको बहुत टाइम लगेगा इस स्टेट तक पहुंचने में। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ट्रांजिशन के लिए उसको इतनी एनर्जी तक जाना पड़ेगा तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम रिएक्शन रेट कहते हैं। अच्छा, रिएक्शन रेट और रिएक्शन कांस्टेंट, अभी अभी हम पढ़ के क्या आए हैं? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, एक के पढ़ के आए हैं हम, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हमने के एपिस्ट्रॉफी एस से दिखाया था। अब हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है जिसको हम रिएक्शन रेट और जिसको हम रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। अब इस रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? हम उसे डिनोट कर रहे हैं इस के से। The rate of a reaction tells us how much substrate is converted into product per unit time। यानी कि ये जो रेट है ये हमें ये बताता है कि कितना सबस्ट्रेट जो है, कितना ये एस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम। अब वो यूनिट सेकंड भी हो सकता है कि कितने सेकंड्स में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे तो सेकंड ही होता है क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है टाइम की फॉर अ सिंपल रिएक्शन। बाकी हम फिर सेकंड्स को आवर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल रिएक्शन के लिए जो रेट की इक्वेशन है वो क्या होगी? हमने एक रेट ले लिया कि ये रेट है, उसमें हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। छुप गया है ये ज़रा, तो हम क्या लेंगे? एक वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, एक जो रेट है उसमें हम क्या लेंगे? एक सबस्ट्रेट, मतलब कि एक कांस्टेंट लेंगे, उसमें हमने सबस्ट्रेट लिया। तो ये जो इक्वेशन है, इतनी ही है इक्वेशन ये, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही मॉलिक्यूल है। द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उस एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे हमें ये पता चलेगा कि रेट क्या होगा रिएक्शन का, कि जल्दी होगी या लेट होगी रिएक्शन। मूविंग ऑन,
व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट? अब के क्या होता है? द रेट कांस्टेंट के रिफ्लेक्ट्स हाउ लाइकली द रिएक्शन इज टू अकर अंडर गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन में कितनी जल्दी, कितना लाइकली है कि वो रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑब्वियसली, क्योंकि हम स्टैंडर्ड टाइम लेंगे जो कि सेकंड होता है, तो हमें सेकंड्स में पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन कितनी हो रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3% ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्ट्स ईच सेकेंड। 3% जो है वो सबस्ट्रेट हर सेकंड रिएक्ट कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फिनिशेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो रिएक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि के बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसमें हमें एक चीज़ पता चल रही है कि के जितना ज़्यादा होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। यानी कि रिएक्शन उतनी जल्दी होगी जितना ज़्यादा के फास्ट होगा। मूविंग ऑन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इफ द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर कहलाई जाएगी। तो इसमें क्या है? ये होता है रिएक्शन रेट, हमने अभी अभी पढ़ा था रिएक्शन रेट होता है। और ये हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पे, है ना? दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो जो के की यूनिट है वो भी चेंज हो गई है, ये हो गई है मोल पर सेकेंड, यानी कि दोनों माइनस में ही है वैसे तो। दिस इज़ कॉमन इन बायोकेमिकल बाइंडिंग एंड एसोसिएशन रिएक्शंस, यानी कि जो बायोकेमिकल बाइंडिंग्स होती हैं, बायोकेमिकल बाइंडिंग्स और जो एसोसिएशन रिएक्शन होती हैं, उनमें हम इस चीज़ को देखते हैं। ये मतलब जो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, ये वहाँ पे होती हैं जहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब जो ये बायोकेमिकल बाइंडिंग्स होती हैं, ये क्या होती हैं? जो बायोकेमिकल बाइंडिंग्स होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं और ये यूजुअली रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। लेकिन बायोकेमिकल बाइंडिंग्स वो होती हैं जो कि रिवर्सिबल होती हैं। ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लिगेंड्स होते हैं, या फिर जो टारगेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, डीएनए वगैरह वगैरह में ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये एसेंशियली जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उन सब के बारे में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एसोसिएशन रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में भी हम अभी जानते हैं। जो एसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली ऐसी सी कुछ होती हैं कि उसमें जैसे एक इंटरमीडिएट बनता है, एक ट्री मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल की बॉडीज़ बनेगी, तो इसको हम एसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं। मूविंग ऑन, एक्टिवेशन एनर्जी पे अब हम आ गए हैं। द रियल स्पीड कंट्रोलर, अभी तक हम पढ़ रहे थे रेट क्या होता है, कब होता है, क्या होता है। अब लेकिन जो स्पीड कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होता है ना, वो एक होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Now comes the most important concept. Every reaction must pass through a transition state which requires energy. यानी कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब एक स्टेज के थ्रू पास होती हैं जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसमें कि एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। दैट एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड, इस एनर्जी बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होगा तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। यानी कि अगर अगर मुझे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, यानी कि ये जो है ये ज़्यादा है, तो मुझे इस मॉलिक्यूल को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को अगर यहीं पहुँचना होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी? जल्दी हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। द एनर्जी बैरियर्स एग्जिस्ट इवन इफ द रिएक्शन इज फेवरेबल ओवरऑल।
जो रिएक्शन बैरियर है ये तभी भी एग्जिस्ट करेगा जब रिएक्शन ओवरऑल फेवरेबल है, यानी कि फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल होने से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी बैरियर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। हाउ डेल्टा जी कंट्रोल्स द रेट कांस्टेंट। अब ये जो डेल्टा जी है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है, किस तरीके से रेट कांस्टेंट को कंट्रोल करता है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। हेयर इज नॉट द कांस्टेंट बट द रिलेशनशिप की इनसाइट। अब ये एक तरीके से इक्वेशन है, आपको बुक में भी मिल जाएगी दो। जो के है वो डिपेंड करता है डेल्टा जी में। अ स्मॉल डिक्रीज इन डेल्टा जी विच इज एक्टिवेशन एनर्जी कॉजेज अ ह्यूज इंक्रीज इन रिएक्शन रेट। यानी कि जैसे ही डेल्टा जी कम होगा वैसे ही जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाएगा। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर रिएक्शन। सो व्हाट डू एंजाइम्स एक्चुअली डू। तो इस पैराग्राफ में हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ा, हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब एंजाइम ऐसा क्या करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी में, हम वो पढ़ रहे हैं। दिस लीड्स अस टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। ये वाले पैराग्राफ के किसके, लेलेंजर का जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लास्ट में पहुंच गए हैं कि this leads us to the final paragraph which is uh, enzymes. एंजाइम्स डू नॉट चेंज डेल्टा जी, यानी कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एंजाइम्स फ्री एनर्जी चेंज को नहीं कुछ करते हैं, उसे नहीं चेंज करते हैं फ्री एनर्जी को। डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, डू लोअर डेल्टा जी, यानी कि इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते एंजाइम, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको एंजाइम्स क्या करते हैं, कम करते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको स्टेबलाइज करके वो डेल्टा जी को लोअर करते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। सो एंजाइम इंक्रीजेस के क्या था, स्पीड, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप रिएक्शन ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली। इससे क्या होता है, रिएक्शन रेट बढ़ जाता है और रेट इन्हांसमेंट होता है। 10 to 10 17 टाइम्स फास्टर कर देती है वो एक रिएक्शन को। अगर रिएक्शन में कोई कैटालिसिस नहीं है तो जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कैटालिसिस क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है ना कैटालिसिस, तो उस अगर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है यानी कि एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन जहाँ पे प्रेजेंट होगा कैटलिस्ट वहाँ पे वो 10⁵ to 10⁻17 टाइम्स उसको इंक्रीज कर देती है। अब ये जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये होता है गिब्स, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो है इसका मतलब क्या है, बायोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट बायोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स, ये हमने इवन 11th की भी केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा हुआ होता है कि पीएच जो है वो 7 है, जो कि आइडियल माना जाता है बायोकेमिकल में। जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और जो प्रेशर है, आइडियल प्रेशर 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, और कंसंट्रेशन जो होती है वो 1 मोल होती है। तो ये सारे जो पूरा का पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप ये पूरे वो पढ़ लेना। इसमें सारे के सारे जो गैस कांस्टेंट हैं या फिर टेम्परेचर जो है वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और ये पूरा समरी है उसका। थैंक यू। अब हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है इसका, इसमें आई थिंक दी हुई है ये रेट। तो ट्रांजिशन रेट भी इसी तरीके की होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट, ये पूरी ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये जो अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल इन द सेंस की जो वो चीज़ होगी जिसे हम क्या कहते हैं,
मतलब अगर कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगी और रिएक्शन जल्दी होगी। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ फ्यू प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन द कैटालिटिक पावर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास दो और बचे हुए हैं, विच इज़ वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इन द ट्रांजिशन स्टेट, और फिर हमारे पास बाइंडिंग स्टेट है, फिर हमारे पास स्पेसिफिक कैटालिटिक ग्रुप कंट्रीब्यूशन है, और हमारा ये पूरा हाउ एंजाइम्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा जो कि है आपका एंजाइम काइनेटिक्स। और इसमें सिर्फ दो टॉपिक हैं, रिलेशनशिप और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।